मतलब 26 दिसंबर से पहले इलेक्ट्रिक मत लेना। 8 लाख मतलब आज जो 12 लाख की गाड़ी आ रही है, जैसे आपने बोला भाई ने यार महंगी है, भाई मिडिल क्लास आदमी पैसा खर्च नहीं करेगा, कैसे पहुंचेगी लोगों तक? वो पहुंचेगी जब इसके प्राइस नीचे जाएंगे। प्राइस कैसे नीचे जाएंगे? 2026 में डीजल पे थोड़ा सा प्रकोप आएगा दिल्ली एनसीआर में, तब इलेक्ट्रिक के जो प्राइसेस हैं वो नीचे जाएंगे। तो क्या है कि फ्यूचर तो ईवी है ही, इलेक्ट्रिक ही है, मोटर से ही चलेगा ये। जो व्हील्स हैं आपके, कभी इंजन यूज़ नहीं होगा अगले आने वाले टाइम में। बट बैटरी जो है अभी जो हम लिथियम फास्फोरस वगैरह, लिथियम आयन वगैरह जो भी हम यूज़ कर रहे हैं लिक्विड टेक्नोलॉजी, ये बैटरी टेक्नोलॉजी चेंज होगी कैपेसिटिव या फिर किसी और टेक्नोलॉजी में इन फ्यूचर। कौन सी बढ़िया ईवी गाड़ियां हैं जो आंख बंद करके ले लेनी चाहिए इंसान को? आंख बंद करके तो मैं किसी को नहीं बोलता ईवी लेने का, मैं तो रिकमेंड भी नहीं करता ईवी लो। अभी ईवी बहुत नहीं है, आप तैयार नहीं हो अभी, सब ईवी इसके लिए तैयार नहीं है। ईवी के लिए पता है ईवी किसको लेनी चाहिए? क्या चल रहा है आजकल ऑटोमोबाइल्स में? क्या चल रहा है भाई? तूफान आ रहा है भाई तूफान ही आया हुआ है यार, सही में ईवी का तूफान। तूफान तो आ रहा है सौरभ भाई, लेकिन हमें ऐसा लगता है इंडिया के बाहर जो हो रहा है उस मामले में इंडिया थोड़ा पीछे रह गया है, मतलब ऐसा हमें देखने को मिलता है। ऑब्वियस है भाई, ब्रांड्स इतने ज्यादा हैं कार्स के, वहाँ बाहर यूएस में देखें या कहीं और भी देखें, इंडिया में तो बहुत कम गिने चुने 2-4 प्लेयर्स ही हैं। तो सारे बाहर के तो ब्रांड्स हैं। दूसरी बात, हमारे पास ना ईवीज़ की टेक्नोलॉजी नहीं है, बैटरीज नहीं है, अभी कंपनीज ईवीज़ के लिए रेडी नहीं है। ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर बंद कर देंगे, फिर पूरे इंडिया के अंदर बंद कर देंगे पॉल्यूशन की वजह से। और जबकि हर किसी को ये लग रहा है कि पॉल्यूशन गाड़ियों से होता है। क्यों भाई? पॉल्यूशन इंडस्ट्री से भी तो हो रहा है, जो जनरेटर चल रहे हैं उनसे हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें और चल रही हैं उनसे हो रहा है, जिनके जुगाड़ चल रहे हैं उनसे हो रहा है। ईवी के साथ में क्या है कि ये लोग मोटर की टेक्नोलॉजी और जो ब्लूप्रिंट है वो तो बाहर का है, ठीक है, बैटरी के सेल्स बाहर के हैं। यहाँ पे क्या है, BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो ये लोग खुद अपने डिज़ाइन करके खुद ला देते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में। पर भाई जैसे इंडियन ऑडियंस अभी भी जैसे बहुत ये नोशन सेट हो तो रहा है कि भाई ईवी कार्स चलाओ या ईवी ही चलानी चाहिए, पोल्यूशन भी बचेगा और आगे पैसे भी कम लगेंगे, पर लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इसे कम्प्लीटली कि भाई डीजल और पेट्रोल ज़्यादा लॉन्ग टर्म गाड़ियां हैं। ऐसा हो रहा है? आपको भी लगता है कि भाई ट्रस्ट नहीं कर पा रहे लोग ईवी पे? लोग इसलिए ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, चार्जिंग टाइम कौन देगा अपनी ज़िंदगी में से निकाल के 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे, और घर में लगाओ तो फिर 20-20 घंटे। तो क्या है कि फ्यूचर तो ईवी है ही, इलेक्ट्रिक ही है, मोटर से ही चलेगा ये। जो व्हील्स हैं आपके, कभी इंजन यूज़ नहीं होगा अगले आने वाले टाइम में। बट बैटरी जो है अभी जो हम लिथियम फास्फोरस वगैरह, लिथियम आयन वगैरह जो भी हम यूज़ कर रहे हैं लिक्विड टेक्नोलॉजी, ये बैटरी टेक्नोलॉजी चेंज होगी कैपेसिटिव या फिर किसी और टेक्नोलॉजी में इन फ्यूचर। तो बैटरी मॉड्यूल ही चेंज होगा। और अमेरिकन तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज़ कर रहे हैं, वो हाइड्रोजन डालते हैं, उसका रिएक्शन होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, साइलेंसर में से पानी निकलता है, तो इन्वायरमेंट भी बढ़िया हो गया। जहाँ से निकलेंगे वहाँ से, जहाँ से कार से निकलेंगे वहाँ से पानी निकल रहा है, और पीछे से जो है कोई स्मोक नहीं निकलता उसमें से। और कार आपकी इलेक्ट्रिक होती है, उसमें भी बैटरी लगी हुई है, लेकिन यहाँ ला नहीं सकते फ्यूल सेल। अच्छा, महंगा होता है, कौन खरीदेगा? एक छोटी सी कार आपको पड़ेगी 90 लाख रुपए की, तो लेगा कौन? यहाँ पे ब्रो नॉर्मल ईवी भी देखी जाए तो वो भी काफ़ी ओवर प्राइस लगती है कि 30 लाख या 35 लाख से तो स्टार्ट है ही गाड़ी की। ईवी में से बैटरी हटा दो, सारी कॉस्ट खत्म। ये बैटरी की कॉस्ट है, क्योंकि टाटा बोल रहा है कि बनाया है टाटा ने खुद की बैटरी। बट अगर महिंद्रा को भी देखो तो अपनी जो XEV9 है उनकी, उसके अंदर तो BYD की बैटरीज लगी हुई हैं। BYD चाइनीज़ कंपनी, चाइनीज़ जाइंट है, BYD बहुत बड़ा है, इन सबसे बहुत बड़ा है। ये सब इतने से हैं, अगर मैप में देखोगे ग्राफ में BYD का स्केल इतना बड़ा है भाई, वो अमेरिका को खा गया, वो जितनी भी और कंट्रीज़ हैं इस सब के अंदर पहुंचा हुआ है। BYD बिल्ड योर ड्रीम्स। तो BYD के बैटरी सेल्स आ रहे हैं, पहले सैमसंग दे रहा था, अब वो BYD ने अच्छी टेक्नोलॉजी दे दी है, तो वो आके यहाँ पे लग जाते हैं। बट आप क्या रेकमेंड करते हो ऑडियंस को कि अभी रुक जाएं ईवी लेने से पहले, या फिर अभी से लेना शुरू कर दें, अडेप्ट करना शुरू कर दें? अगर आपके घर में चार्जिंग है और या फिर ऑफिस में चार्जिंग है तो, और ये पता है कि मेरे को कितनी चलानी है, क्योंकि डीजल पेट्रोल में तो ये होता है अरे भरवा लेंगे यार बाहर से। ईवी में क्या है भाई, रेंज खत्म हो जाएगी तो चार्ज ऐसे नहीं हो कि प्लग किया तुमने चार्ज हो गई, ऐसे नहीं होती ईवी चार्ज, उसके लिए टाइम लगता है। अगर आपको पता है डिस्टेंस कितना है घर में और ऑफिस में आपके चार्जिंग सॉकेट है तो ईवी ले लो, बेस्ट है। लेकिन ये देख लेना कि 3-4 साल तक तो उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, लेकिन 3-4 साल के बाद, 5-6 साल के बाद जब बैटरी सेल्स ख़राब होने लग जाएंगे तो मेन पार्ट जो है किसी भी ईवी का वो बैटरी है, उसकी सबसे महंगी चीज़, फिर उसमें आप पैसे डाल देना ना, या फिर टाटा जैसी कंपनी जो लाइफ टाइम वारंटी दे रही है उस पर जाओ। अच्छा, महिंद्रा जैसी लाइफ टाइम वारंटी नहीं दे रही? ये भी देंगे अभी जब इनको कस्टमर को लेके आना है। पर भाई जैसे जो भी बायर है उसको, जैसे आप BYD बता रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है ईवी वाले सेगमेंट में, तो वही प्रेफर करनी चाहिए या फिर टाटा और इन सबको करना चाहिए?
इंडियंस में सबसे बड़ा मिथ क्या है कि भाई चाइनीज़ ही है, चाइनीज़ मत लो। एमजी को भी लोग चाइनीज़ बोलते हैं, जबकि वो अब JSW के अंडर आ गया तो वो इंडियन हो गया। इंडिया के अंदर ही लोगों को काम मिल रहा है, जो शोरूम में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उन सब इंडियंस हैं वो। वैसे ब्रांड चाइनीज है पर बन इंडिया में रही है। ओरिजिन चाइनीज़ है भाई। ओरिजिन तो चीज़ बच्चा पता नहीं कहाँ पैदा होता है, पढ़ाई कहाँ करता है, जॉब कहाँ करता है, फिर नौकरी कहाँ करता है। तो बच्चा अगर कहीं गाँव में पैदा हुआ है तो वो गाँव का ही थोड़ा ना हो गया, अब तो वो पता नहीं लंदन में बैठा ना। तो ये भी MG का भी यही सीन है, वो पैदा कहीं हुई, कुछ हुआ, बिकी, ओनर कहीं हुआ, अब वो इंडियन हो गई। लेकिन हाँ, सोर्स इनका बाहर से ही है अभी भी। तो यही है कि EV तो है ही बेस्ट। और भाई अगर इनकी जैसे सर्विसिंग की बात करें, जैसे कोई पेट्रोल गाड़ी है तो उसमें कुछ खराबी हुई है तो इंजन के थ्रू समझ आता है कि भाई चलो कुछ इसमें खराबी है। EV कार्स में कैसे खराबी आती है यूजुअली, कि बैटरी का पानी जैसे कम हो जाता है, यही होता है क्या एग्जैक्टली क्या होता है? देखो, IC इंजन जो होता है उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब मान लो एज एन अप्रॉक्स 300 से ज़्यादा पार्ट हो गए। EV के अंदर 30 पार्ट है। अब उसके अंदर मेजर पार्ट क्या है? एक मोटर है, एक कंट्रोलर है, एक कंप्यूटर है, एक मोटर है जो जैसे नॉर्मल मोटर होती है, एक बैटरी है। 3 ही तो पार्ट है नॉर्मल देखा जाए तो। इलेक्ट्रॉनिक्स तो बात अलग की है। इन तीनों में से जो भी एक चीज़ ख़राब हो जाएगी तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन बैटरी ख़राब नहीं होती, BMS ख़राब नहीं होते। ज़्यादातर ख़राब क्या होती है कि बैटरी एरर शो कर देती है, एरर दे देती है। बैटरी भी ख़राब नहीं है लेकिन उसके कुछ सेल्स एरर दे देंगे, तो BMS उसको डिटेक्ट करेगा और आपकी कार को शट डाउन कर देगा। फिर आपकी कार जाएगी सर्विस सेंटर, वो उसको अनलॉक करेंगे, चेक करेंगे, तब आपको देंगे। अच्छा। अब IC इंजन में क्या होता है, इंटरनल कंबशन जो इंजन वाले जो हैं उनके अंदर क्या है भैया, पता है क्लच प्लेट फूक जाएंगी, मेरा सिलेंडर ख़राब हो रहा है, मेरा जो है ऑयल जो है काला हो गया है, इसको चेंज कर लो। वो सबको पता है, सालों से पता है। तो वो अभी भी ज़्यादा रिलायबल है EV से भाई, क्योंकि ये होता था ना, ऐसे रोड पे गाड़ी खराब हो गई तो कोई बंदा आया, उसने कोई कमी लगी, उसने कुछ कसवस दिया, वो ठीक हो गई। इसमें तो भाई प्रॉपर शोरूम पे जाएगी मैकेनिक्स गाड़ी। को पता नहीं है, मतलब स्किल्ड लेबर इतनी नहीं है जो EV को मैनेज कर ले। EV को अडॉप्ट ही नहीं किया अभी तक मैकेनिक्स ने। EV कहते हैं कि तो खिलौना है, हम नहीं कर रहे इसको। और जो इंजन वाली कार होती है उनका तार वार सब पता है उनको, कहाँ से क्या लगेगा। वो कहते हैं अरे ये बैटरी वाली है भाई, ये पता नहीं क्या होगा इसका, क्योंकि उनके पास में डिवाइसेस नहीं है यार। वो टूल्स वाले लोग हैं, वो जो भी जोड़ेंगे वो टूल से जोड़ेंगे। या तो बड़े किसी वर्कशॉप पे जाओगे, उनके पास डिवाइसेस होंगे जो वो वोल्टेज चेक कर पाएँ, सिग्नल चेक कर पाएँ। अब अगर किसी के पास सिग्नल का ही नहीं है, कोई कंप्यूटर सेटअप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो सॉल्व भी नहीं कर पाएगा। भाई जैसे आपने बताया कि EV तुम जब लोगे 3-4 साल तक बढ़िया चलेगी, उसके बाद बैटरी में इश्यूज आएंगे, फॉल्ट आएंगे, तो क्या उसके बाद EV की रीसेल वैल्यू बढ़िया मिल सकती है, फिर नहीं मिलेगी आपके हिसाब से? कुछ सालों बाद क्या होता है कि बैटरी कैपेसिटी, हम जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं इसमें भी लिथियम आयन बैटरीज हैं, तो ये क्या है कि इनकी कैपेसिटी कम हो जाती है। बैटरी तो ठीक रहेगी, कैपेसिटी कम हो जाएगी, या फिर कुछ सेल्स ख़राब हो जाएंगे आपकी कार के हिसाब से। जो कंपनी आपको कह रही है कि लाइफ टाइम वारंटी, अब टाटा ने स्टार्ट कर दिया है लाइफ टाइम वारंटी। महिंद्रा भी कुछ टाइम के बाद लाइफ टाइम बोलेगा, भी वो 5 साल की या कुछ टाइम की बोलता हूँ। लेकिन ये लोग कंडीशन देते हैं कि ये कंडीशन है भाई। क्या है कि 10 साल बाद मेरी बैटरी ख़राब होती है, अब तुम्हें कस्टमर को तो ये लग रहा है कि भैया लाइफ टाइम की वारंटी है मेरी, रिप्लेसमेंट वारंटी है। लेकिन क्या होगा कि अगर आपकी बैटरी 45% पे उस वक्त है या 50% पे है कैपेसिटी पे, तो ये लोग आपको 50% वाली ही ऑफर करेंगे। ओके। फिर बोलेंगे कि अगर आपको न्यू बैटरी चाहिए तो सर उसकी 50% की कॉस्ट और दो। बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है ये तो स्कैम है एक तरीके का। वो चल रहा है। वो पैसे कैसे कमाओगे? वारंटी पे तुम्हें 100% बैटरी कैपेसिटी वाली नहीं मिल सकती? मिल सकती है अगर ये अपनी कंडीशन चेंज करें तो, या फिर जो अपने जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको चेंज करें। क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन तो इतने सारे होते हैं जब आप साइन करते हो, उसको पढ़ता कौन है? पर अगर दिल्ली NCR में पेट्रोल डीजल बंद हो गया फिर तो भाई इनकी मोनोपोली है, फिर तो ये जो भी रूल लाएं लोगों को लेनी पड़ेगी गाड़ियाँ। गवर्नमेंट बंद करके तो देखेगी बारी पेट्रोल डीजल, पूरी जितने भी NCR के लोग हैं सब घरों से बाहर आ जाएंगे। सबकी गाड़ियाँ तो कूड़ा हो गई, इतनी महंगी गाड़ियाँ खरीदी हुई हैं, सब किया हुआ है। अभी तो दिल्ली वाले तो इसलिए ही परेशान है ना कि 10 साल वाली डीजल बेकार है, 15 साल वाली पेट्रोल बेकार है, और वो जा रही हैं, वो अदर स्टेट में आ रही हैं। तो भाई दिल्ली में क्यों नहीं चल सकती? उनका फिटनेस टेस्ट करवाओ, उनको चलाओ। किसी ने अगर 70 लाख रुपए का कार लिया है, डीजल थी वो, कोई मर्सिडीज का CLS वेरिएंट है, वो 10 साल बाद उसकी कॉस्ट मुझे क्या मिलेगी? 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, इसमें लेके चले आएंगे अदर वाले। तो अगर NCR के अंदर बंद होता है ये कि डीजल पेट्रोल बंद हो गया, तो वैसे तो होना नहीं है, लेकिन अगर होता है तो भाई गेम खत्म है। फिर भाई पता नहीं कंप्लीटली शट हो या ना हो, ये तो पता नहीं, लेकिन हमने ये सुना, जितना कंटेंट हम भी देखते हैं ऑटोमोबाइल्स का, कि 2030 तक डीजल गाड़ियों को लेकर कुछ एक तगड़ा रूल्स आने वाले हैं। आपको लगता है 2030 में इन्होंने बोला है कि 60% ऑफ EVs मार्केट के अंदर होनी चाहिए पूरे इंडिया के अंदर? वो पॉसिबल होगा नहीं इतनी जल्दी। दिल्ली के अंदर ये लेके आएंगे क्योंकि दिल्ली है इतनी सी, उसको NCR बना के तो बड़ा किया है। दिल्ली तो वैसे छोटी सी है।
उसके अंदर पंजाब से पॉल्यूशन आ रहा है, पराली जल रही है, उसके अंदर कभी कहते हैं पटाखे से पॉल्यूशन आ गया, फिर कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट इतनी है। ये लोग उस जगह को मेंटेन करने में इतना ज़्यादा दिमाग चला रहे हैं, बजाय इनको कि और चीज़ों पे दिमाग चलाना चाहिए जो अदर कंट्रीज़ कर रही हैं। बट यहाँ पे जो है, इस बंदे ने ये खरीदना है, इसको ऊपर कंडीशन लगा दी कि 2030 तक आपको ईवी लेनी है, चाहे उसके सोसाइटी में, उसकी गली के बाहर, उसके एरिया में चार्जिंग प्लग तुम दो ना दो, लेकिन तू ईवी चलाएगा तो तू लगा ईवी। भाई आपने वैसी वाली रील देखी है जो ये स्टार्टअप वाले लोग होते हैं ना, स्टार्टअप्स बताते हैं ये बिजनेस कर लो, पैसे कमा लोगे लाखों में। वो बता रहे हैं कि ईवी के चार्जिंग स्टेशन लगा लो, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। आपने देखी है वो वाली रील? सही चीज़ है ये? देखो, दुकान तो बहुत सारे लोग खोल के अलग अलग बैठे हुए हैं। जैसे ही बंदा उन पे जाता है तो वो पहले ये बोलेंगे 50,000 रुपये का है आपका ये, फिर उसकी हिडन कॉस्ट बताएंगे, ये कॉस्ट है वो कॉस्ट है, फिर मेंटेन भी तो करोगे, बिजली का भी तो खर्चा है, उसकी जो आपको जो वो दे रहा है कंपनी, जो अपना चार्जिंग पोर्ट जो देगी आपको, वो क्या फ्री में दे देगी? वो उसका रेंट होता है, लॉन्ग टर्म रेंट है उसका। फिर वो जगह का रेंट आप दोगे, एक इंसान रखोगे क्लीनिंग के लिए, समथिंग के लिए, तो इतना तो आपके पास लोग चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि लोगों को पता नहीं है। फिर आप अगर किसी बड़ी कंपनी की ऐप में डलवाओगे अपना ईवी चार्जर, तो उसके भी कंपनी पैसे लेगी। तो आपके पैसे जो 50,000 रुपये देख रहे हो, 50,000 नहीं है भाई, वो 15 लाख रुपए हैं स्टार्टिंग में। और भाई वैसे भी भरोसा ईवी पे इतना भरोसा ऑडियंस का भी बिल्ड हुआ नहीं है। अगर ये कह रहे हैं कि 2030 तक 60% ईवीज रन होनी है, आजकल तो ईवीज में इतनी वीडियोस आती है कि भाई बैटरी में फॉल्ट आ गया, गाड़ियाँ फट गई हैं। 2030 तक तो भरोसा बिल्ड होने में लग जाएगा ऑडियंस को। बैटरी फटती हैं तब जब हम चला के लेके आ रहे हैं, अभी हीट अप है सारा, मोटर गर्म है, सारे सिस्टम गर्म है, आते के साथ ही लोग उसको चार्जिंग में ठोक दिया। अब वो चार्जिंग पे जैसे ही ठोक दिया तो वो और ज़्यादा चार्ज हो गई और गर्म हो गई, और जब उसको फिर निकाला और चलाने के लिए ले गए तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आया, और बैटरी में लिथियम एक मटेरियल होता है, वो उसने आग पकड़ी, वो कार्बन के साथ मिल गया, और बड़ी गंदी आग होती है वो बुझती नहीं है पहली बात किसी भी चीज़ से, चाहे फोम हो, रेत हो, पानी हो, किसी चीज़ से नहीं बुझेगी। वो ऐसे निकलती है जैसे अनार होता है ना, दिवाली पे अनार जलाते हैं, अनार को आपको भी बुझा के देखना, पानी के अंदर बुझता नहीं है वो जलाने के बाद, वो ऐसी प्रेशराइज्ड फायर होती है वो। तो वो वाला तो इन्होंने अब सिस्टम जो है, अब जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोल दिया कि इस लॉ पे तुम्हें ये बैटरी बनानी है, प्रोड्यूस करनी है। पहले क्या हो रहा था, जिसको बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में धक्का बेली, यहाँ से लाए जी सेल्स, अपना डब्बा बनाया, ये ईवी स्कूटर बना दिया, उसमें आग लग गई, बहुत सारे आग लग रही थी पहले, अब आग लगनी बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के रूल आ गए हैं, गवर्नमेंट के पास सैंपल जाएगा आपका, वो उसको बहुत सारी तरीके से चेक करेगी, तब जाके आप उसको बना सकते हो। और BYD की बैटरी में क्या है कि वो वर्ल्ड वाइड मानी हुई है, तो आपको उसको चेक कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि पता है ब्लेड बैटरी है जी, ब्लेड बैटरी है उनकी, जैसे ब्लेड होता है ना वैसी सी बैटरी है। उसके अंदर आप कील डालो, हथौड़ा मारो, गिराओ उसको, मोड़ो, आग में डाल दो, वो जलती नहीं है। तो जैसे वेदर में इंडियन वेदर और दिल्ली का वेदर देखा जाए तो इतना गर्म है, तो भाई सूटेबल है BYD या ऐसी बैटरीज? BYD की बैटरीज ही हैं उनके पास, इसलिए वो आज के दिन ट्रेन भी बना रहे हैं। ये बात पता है आपको? इलेक्ट्रिक ट्रेन चाइना में, हाँ इलेक्ट्रिक ट्रेन बना रहे हैं चाइना में, क्योंकि बैटरी टेक्नोलॉजी है सबसे पुरानी। इनको पता नहीं 30-35 साल हो गए बैटरीज के अंदर ही, इन्होंने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी निकाल ली जो अंदर बैटरी के अंदर जो मटेरियल होता है ना, उसके अंदर चाहे आप गोली मार दो, वो ना कभी भी क्लैश नहीं होगा आपस में। कुछ ऐसी लेयरिंग सिस्टम बनाया, उसको ब्लेड बोलते हैं। इस वजह से ये लोग इतने ज़्यादा हाइप पे हैं इस वक्त। भाई ये बताओ, इलेक्ट्रिक कार्स का क्या फ्यूचर देख रहे हो आप? इलेक्ट्रिक कार्स आजकल रेकमेंड करते हो आप, या और 1-2 साल रुक के जब ये फॉल्ट्स कम हो जाएं थोड़े और तब लेनी चाहिए लोगों को? क्या सीन है? 2026 से पहले, 26 दिसंबर से पहले इलेक्ट्रिक मत लेना। अच्छा, 8 लाख, मतलब आज जो 12 लाख की गाड़ी आ रही है, जैसे आपने बोला भाई ने यार महंगी है, तो ये महंगी कैसे लोगों तक पहुंचेगी? भाई मिडिल क्लास आदमी पैसा खर्च नहीं करेगा, कैसे पहुंचेगी लोगों तक? वो पहुंचेगी जब इसके प्राइस नीचे जाएंगे। बिल्कुल सही बात। प्राइस कैसे नीचे जाएंगे? 2026 में डीजल पे थोड़ा सा प्रकोप आएगा। आप लोगों की डीजल की गाड़ी है? हाँ, डीजल मैं तीसरी बार बोल दिया पॉडकास्ट में। तो इस पे डीजल पे थोड़ा सा दिक्कत आने के चांसेस हैं। दिल्ली NCR में पूरी दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ी दिक्कत आएगी, तब इलेक्ट्रिक के जो प्राइसेस हैं वो नीचे जाएंगे। भाई ईवी की रीसेल वैल्यू कैसी होगी? नहीं मिलेगी। उसका रीजन बताता हूँ। देखो, हर चीज का रीजन होता है, ठीक है? इसका रीजन ये है, मैं मान के चलता हूँ 14 लाख की गाड़ी, आपको क्या लगता है उसमें बैटरी की वैल्यू कितनी रहती होगी? 14 लाख की गाड़ी में लगभग 5 लाख की बैटरी रहती है। इससे कम की अगर बैटरी है तो भाई ईवी मत लो। अब ईवी में अगर पर पता कैसे लगेगा भाई ये 5 लाख की है, 6 लाख की है? आप पूछ सकते हो इसमें बैटरी कौन सी है।
ईवी में एक ही चीज है, बैटरी है। बैटरी है और कुछ नहीं है। तो आपका ईवी लेते टाइम पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, भाई बैटरी कौन सी है। और दूसरी चीज, मैं मानता हूँ ईवी अभी क्यों नहीं लेनी चाहिए, 300 की रेंज दे रही है, मैं मानता हूँ 300 देगी, चलो 300 नहीं 310 देगी, कंपनी से भी 10 किलोमीटर ज्यादा बढ़ा दिया हम लोगों ने। 2 साल बाद तो 310 नहीं देगी, 280 देगी, 4 साल बाद क्या पता 200 देगी, तो वो डिग्रेड होगी। तो ड्यूरेबल कम है बैटरी। अभी कम है क्योंकि अभी मार्केट में टेक्नोलॉजी और इवॉल्व होगी। BYD करके एक कंपनी है जो बैटरीज में बहुत आगे निकल चुकी है, गाड़ियों में बहुत आगे। इट्स लाइक मतलब वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, टेस्ला उनको टक्कर दे रही है और कहीं कहीं उनसे आगे निकल रही है। भाई महिंद्रा उन्हीं की तो बैटरीज यूज कर। महिंद्रा उन्हीं की बैटरीज यूज कर रहा है, बट डिपेंड करता है कौन सी बैटरीज यूज कर रहा है। मतलब उनकी रेंज में आपको बताऊं तो 1000 किलोमीटर तक पहुंच गए वो लोग। अच्छा। और चार्जिंग पता है कितने टाइम में हो रही है? चलो आप गैस करो कितना टाइम लगेगा। एक आधा घंटा 14 मिनट 14 40 में। फोन भी नहीं होता भाई और चार्ज। उनका टारगेट ये है, वो इलेक्ट्रिक कार की चार्जिंग को वहां तक ले जाना चाहते हैं जितना टाइम आपको पेट्रोल की रिफ्यूलिंग में लगता है, मतलब 3 से 4। बट भाई क्या ये सेफ होगा? एक तो चाइनीज ब्रांड है, गाड़ी ही ना फाड़ दे साले। ब्रांड अच्छा है, बट ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा जो आपने रखा है, ये क्वेश्चन रहेगा। वो क्वेश्चन का आंसर तब मिलेगा जब इंडियन मार्केट में उसको कंज्यूम ज्यादा किया जाएगा। भाई गर्मी भी इतनी हो रही है, अब ये बैटरी फटे ज्यादा गर्मी। भाई बाहर की ड्राइविंग नुकसान हो- तो अलग है, बाहर की ड्राइविंग भी अलग है। इतनी रोड में गड्ढे और इतनी चीजें और इतनी कंफर्टेबल ड्राइव इंडिया में है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिना हाईवे के। बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन जो आपने उठाया ये रहेगा कि भाई बैटरी ना फट जाए, हो सकता है। बट कुछ चीजें हैं जो मतलब जैसे कहते हैं कि जैसे अच्छी अगर आप कंपनी से ले रहे हो, BYD, उनके साथ ये एक भी केस नहीं हुआ, ठीक है। कुछ केसेस आए थे बट वो मेनली कार्स में आए थे, वो भी 1-2 पीस में आए थे, तो हम कैटेगरिकली नहीं कह सकते। बाकी जो इंडियन मार्केट है वो भी अच्छा चल रहा है। लाइक टाटा का अगर आप देखोगे तो उन्होंने अपना ईवी को बहुत ज्यादा बूम करा है। हैरियर ईवी आई है अभी। और जहां तक आपके बात रही क्वेश्चन की, भाई रीसेल है, रीसेल नहीं है। ईवी का एक ही आंसर दूंगा, ईवी ले रहे हो अपने लिए ले रहे हो, अपने बेटे के लिए ले रहे हो, बेचने के लिए नहीं ले रहे, नहीं बिकेगी। मैं बोल सकता हूँ बिक जाएगी, मैं आपको राहत दे सकता हूँ, बट नहीं बिकेगी। हम मार्केट में रहते हैं, ईवी नहीं बिकती। ईवी ले ली तो आप चलाओ, आपका बेटा चलाएगा, और उसे भी पैसा लगाना पड़ेगा क्योंकि बैटरी लेनी पड़ेगी 6 साल बाद। कंपनी आपको 3 साल 4 साल की दे देगी, 5 साल की दे देगी, उसके बाद आपको बैटरी चेंज करवानी पड़ेगी। और एक बार जब आप बैटरी चेंज कराओगे तो 5 से 7 लाख का खर्चा लगेगा। जो महंगी हाइब्रिड कार्स है उनमें जो बैटरीज होती है वो सही होती है? हाइब्रिड कार में इतना ज्यादा बैटरी पे ना वो उस कहते हैं डिपेंड नहीं रहती, क्योंकि हाइब्रिड रहता है, आपका फ्यूल भी रहता है, तो वो सेफ है, उसमें बैटरी पे इतना लोड नहीं पड़ेगा। बट इलेक्ट्रिक पे तो बैटरी है। भाई आजकल सबसे नंबर 1 कार कौन सी चल रही है वैसे आप देख रहे हो रीसेल वाइज, प्री ओन्ड और न्यू में, दोनों में बता दो, 20 लाख के नीचे नीचे कैटेगरी में। तो प्री ऑन में सिडैन में एक नाम बता रहा हूँ भाई, छूटते ही ले लेना, वरना अच्छी गाड़ी है। नई बजट बन रहा वरना का, भाई होंडा सिटी ले लो। नई बजट बन रहा होंडा सिटी का, भाई डिजायर ले लो। और अगर तब भी बजट नहीं बन रहा तो भाई फिर सेडान पे मत जाओ, फिर आ जाओ हैचबैक पे। हैचबैक पे भाई एक ही गाड़ी का नाम लूंगा, वो मैं क्या, वो तो बादशाह भाई भी बोल चुके हैं भाई, स्विफ्ट से बढ़िया कोई गाड़ी नहीं है। बादशाह भाई ने मोहर लगा दी, और वो सच में है, स्विफ्ट से बढ़िया कोई गाड़ी नहीं है। और बजट नहीं बन रहा तो भाई आम आदमी की गाड़ी है इंडिया में, फैमिली वाली, हैचबैक में वैगन ही है। एग्री करते हो भाई? तो कनस्तर है वो वैसे। कनस्तर, बट आम आदमी बिल्कुल ही बजट नहीं बन रहा। अबे किसी के लिए वो साले बहुत बड़ी चीज है। किसी के लिए बड़ी है। मैं वैगनार इंडिया में बहुत बिकी है, वैगनार इंडिया में बहुत बिकी है। ऊबर वाले सारी भाई वैगनआर पे ही चलती। कौन भी वैगनर नहीं चला, वैगनार ने चला रखी है इंडिया में, जितने डॉक्टर्स हैं सब वैगनार में चल। पर दिखने में तो कनस्तर है। दिखने में थोड़ा सा एग्री कर सकते हैं इनके साथ, बट हाँ दिखने में कनस्तर। ठीक है, वैगनआर हो गई। और एसयूवी में भाई, एसयूवी में आप ले सकते हो, अगर बजट ज्यादा है तो एक्सयूवी 700 आंखें बंद करके ले लो। उसका रीजन बताता हूँ। प्री ओन्ड या न्यू बता। प्री ओन्ड में अवेलेबल आई है अभी इंडिया, दिल्ली एनसीआर में अभी 150 खड़ी है एक्सयूवी 700। ऑल ओवर इंडिया तो होंगी 500 खड़ी है। इसलिए बता रहा हूँ, महंगी है थोड़ी सी, आपको स्टार्टिंग होगी 14-15 लाख से स्टार्ट हो जाएगी प्री ओन्ड में। गाड़ी एक्चुअल में 25 लाख से स्टार्ट है, नहीं लग्जरी फील देगी। अगर आप चाहते हो यार ऐसी गाड़ी ले लूं जो मुझे चेंज ना करनी पड़े और बजट भी ज्यादा खर्च ना करना पड़े, तो ये ले लो। और अगर टोरा जमाना है,
तो फिर फॉर्च्यूनर। तो फॉर्च्यूनर ले लो। और अगर थोड़ा टोरा कम जमाना है, स्कॉर्पियो भी एक ऑप्शन है, सस्ती कार भी सही चलेगी इस मामले में। थार चलेगी। थार पता है क्या है, थार मेरा हमेशा रहता है, थार आपकी दूसरी गाड़ी होनी चाहिए। आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए, उसके साथ थार होनी चाहिए। मैं हमेशा प्रिंसिपल लेके चलता हूँ। पर अब तो ये नोशन ब्रेक हो गया, क्योंकि थार में भी बढ़िया लग्जरी आ रही है। रॉक सही है। हाँ, रॉक्स जो आई है उसमें सब सनरूफ भी है और पेट्रोल भी बचा रही है आपका। रॉक्स जो है थोड़ा सा उन्होंने कोशिश की है कि भाई सिर्फ अपनी फ्रेंड्स को और गर्लफ्रेंड को मत बिठाओ, फैमिली को भी बिठा लो। कंफर्ट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी लैग कर रही है, बट थोड़ा सा लैग कर रही है, बट इतना नहीं, बट इतना चलेगा, ले सकते हो रॉक्स। भाई एक चीज़ बताओ, जब हम प्री ओन्ड गाड़ियों में जाते हैं तो जो प्राइस हमें डीलर दे रहा है और गाड़ी की जो भी लाइफ रही है या ये, तो हम ये कैसे पता लगाए कि हमें फेयर प्राइस मिल रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें तो देखो सबसे मेन यही हो सकता है, आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे 5 जगह पे। और आजकल तो वो चक्कर लगाने वाला काम भी खत्म हो गया। आजकल बहुत इन्फ्लुएंसर्स आ गए, हम लोग जैसे हम वीडियोस बनाते हैं ऑल ओवर इंडिया। आप एक चैनल पे जाओ इंस्टाग्राम पे और भाई लाइन से 10 रील देख लो, आपको पता चल जाएगा इस गाड़ी का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। एक डीलर गलत देगा, 2 गलत देगा, 3 गलत देगा। और दूसरा बता देता हूँ, जो वीडियोस में प्राइस होते हैं भाई वो ज्यादा होते हैं। वो भी टू मैं ही वीडियोस बना रहा हूँ और मैं ही बता रहा हूँ, वीडियोस के प्राइस ज्यादा बोले जाते हैं, क्योंकि कस्टमर जब आता है तो वो नेगोशिएट जब ये तो भाई इंडिया का रूल है भाई, आप कोई भी चीज बिना नेगोशिएशन के ले ही नहीं सकते। तो यहाँ तसल्ली नहीं आई, रेट तो टूटना है। रेट टूटना है। और भाई कितना टूट जाता है अगर प्री ओन्ड के केस में बात करें तो? एक रकम लेके चलते हैं 10 लाख, 10 लाख की बात करते हैं। 10 लाख की गाड़ी है, अगर अच्छा बार्गेन कर सकते हो तो उसको 8 लाख में भी ले जाओगे, क्योंकि डीलर ने वो गाड़ी 5.5 की खरीदी है ना, 5.5-6 की। भाई कुछ कुछ जो बड़ी ब्रांड्स हैं, जो महंगी ब्रांड है, जैसे ऑडी है, ये नई गाड़ियों में भी इतना डिस्काउंट दे देता है, तो वो लोग कैसे इतना डिस्काउंट दे रहे हैं? दूसरी चीज, कभी भी कोई भी गाड़ी ना अपने नए मॉडल पर डिस्काउंट नहीं देगी। मतलब नए मॉडल का मेरा कहने का मतलब है, ऑडी की मैं एसयूवी से उठा के चलता हूँ Q1 या Q3 का जो मैन्युफैक्चर अगर वो 2025 की है, वो उस पर 1 पैसा नहीं आपको डिस्काउंट देगी। वो देगी 2024 पे, देगी 2023 पे, उस पे ही देगी, नए पे कोई नहीं देगा। बट वो 8-8 लाख 5-5 लाख ऑफ कर देते हैं। वो सारे पुरानी इतने जैसे पुरानी गाड़ियां होती है, मॉडल पुराने होते हैं, 25 पे नहीं देगा कोई भी आपको। अगर आप उनसे बोलोगे भाई मेरे को 25 रजिस्टर्ड चाहिए, तब वो आपसे अलग तरीके से डील करेंगे, बट उस पे नहीं मिलेंगे पुरानी गाड़ियों की। बहुत ऐसे, क्योंकि देखो सारा स्टॉक नहीं बिकता। पर जब क्लोजिंग करनी होती है उनको तब तो वो कर देते हैं। वो 25 तारीख वाला सीन बता रहे हो हाँ। आप, कि गाड़ी लेने जा रहे हो तो 25 तारीख को लेने जाओ। 25 तारीख को, या फिर जैसे मार्च खत्म हो गया भाई, ईयर एंड आ गया, तो वो निकलवा देते हैं भाई। गाड़ी बेचनी है भाई, कैसे भी करके पैक करके निकलवा। हाँ ऐसा होता है, बट डिस्काउंट उन्हीं गाड़ी पे मिलेगा मेनली जो उस साल की नहीं है। आप खुद जाकर चेक करना, बाकी जितने भी जा रहे हैं। और कुछ मैं आपको एक बताता हूँ, आजकल कुछ ऐसे डीलर्स आ गए हैं जो कंपनी से 2023 की और 24 की गाड़ियां खरीद लेते हैं अनरजिस्टर्ड। ये मैं प्री ओन्ड की बात बता रहा हूँ। इसमें आपका फायदा क्या है? क्योंकि सबसे मेन जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भाई अपना फायदा चाहिए। आपका फायदा है, कंपनी में आपको वो गाड़ी उतने डिस्काउंट पे नहीं मिलेगी जितना ये लोग दे देंगे। सेम इंश्योरेंस, सेम वारंटी। ऐसा कुछ डीलर कर रहे हैं। लग्जरी में कम कर रहे हैं अभी, हैचबैक और उसमें ज्यादा कर रहे हैं। जैसे कुछ फरीदाबाद के डीलर्स हैं, वो टाटा और महिंद्रा से उनकी अच्छी सेटिंग है, तो वो गाड़ियां अपने शोरूम पे नई गाड़ियां रखवा रहे हैं। नई गाड़ियां रखवा रहे हैं। लेकिन वो अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड है 2023 और 24 की। आप पहले ओनर बनोगे उनके, मतलब प्री ओन्ड में भी ये काम स्टार्ट हो गया कि आप पहले ओनर बनोगे। और नई रजिस्टर्ड जब होगी तो इसी साल में होगी, सपोज 2025 में। वो इसी साल होगी, इसी साल होगी। और नहीं, एक चीज है, वो अपने नाम पे रजिस्टर कराते हैं, फर्म के नाम पे, कि कोई भी गाड़ी अनरजिस्टर कहीं खड़ी नहीं हो सकती, सिर्फ शोरूम में हो सकती है या उनके वेयर हाउस में हो सकती तो डीलर्स अपने फर्म के नाम पर रजिस्टर करा लेते हैं, फिर वो कस्टमर को देंगे। है। बिल्कुल। अच्छा। और अगर मैं बताऊं 8 लाख की गाड़ी पे आपके 1.5 लाख 2 लाख बच जाएंगे। जैसे सबसे अच्छी गाड़ी मैं मानता हूं, अगर आज की तारीख में अगर कोई मिडिल क्लास है, भाई पंच ले जाओ। नहीं ले रहे हो तो प्री ओन्ड में इसलिए नहीं बोल रहा कि प्री ओन्ड में है नहीं पंच, भाई पंच ले लो। पंच अच्छी गाड़ी है, उससे अच्छी गाड़ी नहीं मिलेगी। घूम लोगे, हुंडई चले जाओगे, होंडा चले जाओगे, भाई पंच ले लो। पंच बेस्ट गाड़ी है, एवरेज अच्छी देगी। एवरेज देखो एक बार उसकी खोल के, भाई 20 से 22 की एवरेज देगी। गाड़ी 6.5 लाख से स्टार्ट हो जाती है, ऑन रोड 7.5 मिल जाएगी। थोड़ा और पैसे डालोगे ऑटोमेटिक और सब मिल जाएगा। भाई क्विड कैसी गाड़ी लगती है आपको? क्विड ऑटोमेटिक। क्विड जो है उसमें क्या है, क्विड मुझे लगता है ईओन के बाद सबसे छोटी गाड़ी है इंडिया की। ईओन उससे एक छोटी गाड़ी आती थी, हुंडई ईओन, उसके बाद क्विड मेरे ख्याल से सबसे छोटी है। ये उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली 3 की है, 3 फैमिली मेंबर है भाई, वाइफ और बच्चा। और बच्चा भी छोटा, बड़ा नहीं, बड़ा बच्चा नहीं बैठेगा पीछे, मना कर देगा
कहेगा पापा या तो फैमिली बदलो या गाड़ी बदलो, वो नहीं बैठेगा, वो कहीं और चला जाएगा। तो क्विड अच्छी गाड़ी है बट लोअर सेगमेंट के लिए, और प्री ओन्ड में कम खड़ी है, दिल्ली में शायद 100 क्विड खड़ी है। रेनो एज अ कंपनी चली नहीं भाई, डस्टर के बाद उनकी कोई गाड़ी। आप फीचर्स नहीं दोगे, आप सर्विस महंगी करोगे। इंडिया का जो कस्टमर है ना वो बहुत समझदार है, बहुत समझदार हो गया है। और उसकी तो एवरेज भी नहीं निकलती भाई ज्यादा कोई। एवरेज इतनी नहीं है, और जब से आपके पॉडकास्ट स्टार्ट हुए हैं वो और समझदार हो गए सब सुन के कि भाई अब जो सुन रहे हैं, क्योंकि नॉलेज शेयर कर रहे हो आप, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो भाई नहीं। और भाई जो जैसे एमजी की जो गाड़ी है उनका भी बहुत ज्यादा वो है कि भाई फीचर्स तो देते ही देते हैं। अभी ईवी की उनकी वो भी आ रही है साइबरस्टर जो 2। एमजी बिल्कुल है। हाँ, तो उस वे में एमजी कैसा प्ले करेगा, आपको क्या लग रहा है आने वाले सालों में? एमजी, चलो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ पहले बताओ। एमजी मेरे को स्टार्ट करने का मन करता है हमेशा कॉमेट से। कॉमेट सुनिए आपने, एक बहुत छोटी गाड़ी है। हाँ भाई आज से 14 साल पहले एक आदमी ने टाटा की नैनो निकाली थी, 15 साल पहले, करेक्ट। 1 लाख रुपए की। आज उससे थोड़ी सी बेटर एक गाड़ी 10 लाख की बिक रही है, उसके पीछे लोग लाइन लगा के ले रहे हैं। बट उस इंसान ने, रतन टाटा जी ने जो नैनो निकाली, उसको लोगों ने उतना प्यार नहीं दिया। सेम है, थोड़ा सा फर्क है। तो मुझे हमेशा ये लगता है, इसलिए जब मैं एमजी की बात करता हूँ मैं कॉमेट की बात पहले करता हूँ, कि मतलब सिर्फ ब्रांडिंग पे अगर इंडिया का मार्केट चलेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के लिए नुकसान है। कस्टमर 9 लाख दे रहा है उस चीज के, देने चाहिए उसको 5 लाख सही या 4 लाख, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा है तो मार्केट का प्राइस बढ़ेगा। तो मैं 1.5 लाख से 5 लाख पे आ गया, बट 10 लाख पे नहीं जा सकता उस गाड़ी के लिए। दूसरा जो आपने बताया, एमजी की हेक्टर होती है। भाई अगर पैसा ज्यादा है, नोट ज्यादा है, यहाँ 500 की गड्डी है, यहाँ 500 की गड्डी है, तो एमजी हेक्टर में घूमो, एमजी हेक्टर प्लस में घूमो, क्योंकि 7 की एवरेज है एक्चुअल में सिटी में। अच्छा, कंपनी कह रही है 13 की निकाल लोगे, तो पैसा ज्यादा है तो एमजी हेक्टर ले लो। बाकी गाड़ियां अच्छी है उनकी, और जो गाड़ी आप बता रहे हो साइबरस्टर जो बिल्कुल बिल्कुल, उसका भी फ्यूचर अच्छा है। उसकी अभी तो बुकिंग वगैरह स्टार्ट नहीं हुई है, होंगी। बट हमारी फील्ड में क्या है कि जब तक कोई, कहता है ना क्रिकेट में, जब तक कोई पिच पे ना उतरे हमें पता नहीं चलता, तब तक वो फील्ड पे नहीं उतरेगी ना, उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी। अभी उतना मिलेगा उसके बारे में जितना कंपनी बोल रही है, क्योंकि और कुछ नहीं है हमारे पास। भाई कंपनी कह रही ये है, इतनी चलेगी, उतनी भागेगी, मान लिया। भाई हम तो तब मानेंगे जब हमारे सामने आएगी, हम चलाएंगे उसे, हम देखेंगे। बट एमजी की गाड़ी उन लोगों के लिए नहीं है जो एवरेज के पीछे जाते हैं, उन लोगों के लिए है जो क्लास के लिए जाते हैं और जिन्हें पावर चाहिए, बट उन्हें पैसा ज्यादा नहीं खर्च करना। इट्स लाइक अच्छा आपको एक्सपीरियंस देती है, जब आप उसके अंदर बैठते हो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, बट एवरेज थोड़ी नहीं मिलती, बट गाड़ी अच्छी है। और एमजी की ईवीज को ट्रस्ट कर सकते हैं, जैसे विंडसर चल रही है आजकल। ईवी के लिए मैं अभी आपसे कहूंगा कि टाटा पे ट्रस्ट करो। अच्छा, टाटा या महिंद्रा? टाटा पे ट्रस्ट करो। मैं आपको एक गाड़ी की बात बताता हूँ, अभी तो हम हैचबैक के बारे में बात कर रहे हैं। एक गाड़ी आपने सुनी होगी, उसके बारे में ना एक कहावत है पूरे वर्ल्ड में कि अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो ना तो आपके पास 2 होनी चाहिए। पता है कौन सी? रेंज रोवर, जैगुआर। 2 गाड़ी लो, क्योंकि एक तो शोरूम पे खड़ी ये सच है इसके बारे में। एक खड़ी रहेगी मैकेनिक पे या सर्विस पे, दूसरी आपके पास रहेगी, ये सच है। क्योंकि हम ऑल ओवर इंडिया जाते हैं, देखते हैं, तो है ऐसा, बट क्लास है। सही बात है। जैगुआर अपना एक अलग क्लास मेंटेन करता है, जो मुझे नहीं लगता कोई टच कर पाएगा कहीं भी, हालांकि लेवल अलग है उनका। ऑल राइट भाई, काफी काम की बातें कर रही है। बट मैं जाते जाते ऑडियंस से, मतलब आपसे कहूंगा कि ऑडियंस के लिए अगर आप कुछ मैसेज देना चाह रहे हो, अगर जैसे बहुत सारे लोग ना शौकियां करते हैं कोई चीज़ की, मुझे शौक है यार गाड़ियों का, चाहे जेब में पैसा हो ना हो, पर हम नहीं चाहते कि किसी का भी पैसा वेस्ट हो, उनका पैसा अच्छे यूज़ में जाए। तो आप जाते जाते कुछ सजेस्ट करते हुए जाओ, अगर वो प्री ओन्ड में जा रहे हैं, नए में जा रहे हैं, तो क्या चीज़ें, जैसे प्री ओन्ड के लिए हमने फिर भी काफ़ी बात करी कि भाई उसकी हिस्ट्री निकालो गाड़ी की, नई गाड़ी पे बेस्ट डील मिल सके, इसके भी कुछ हैक्स हों, या नई गाड़ी के टाइम शोरूम पे क्या बात करें, क्या इंक्वायरी लें उनसे, कैसे बेस्ट उनको निचोड़े। कोई भी नई गाड़ी जो मुझे लगता है ना, कभी भी जो बिल्कुल लॉन्च होने वाली है, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ज़्यादातर काम मिडिल क्लास के लिए रहता है। मिडिल क्लास अगर आप हो, कोई भी गाड़ी लॉन्च होने वाली है, वेट करो, एटलीस्ट 4 महीना वेट करो। वो गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, वो गाड़ी यहीं रहेगी। आप कंपनी जाओगे, वहाँ पे आपको एग्जीक्यूटिव सबसे पहले बुलाएगा, सर दे आर 8 months वेटिंग ऑन दिस कार। ये हाइप भी बनाई जाती है कि भाई ले लो सर, ये मुझे ये कलर चाहिए सर, इस कलर पे तो 12 महीने की है। उस ट्रैप में मत फंसो, उस ट्रैप में मत फंसो। ये सिर्फ ट्रैप होता है आपको दिखाने के लिए कि जो चीज़ आप लेने जा रहे हो ना वो बहुत कम है, और अगर आप नहीं लेके गए तो किसी और को मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं होता।
वेट करो, ये न्यू लॉन्च कार के लिए मैं कह रहा हूँ, 4 महीने तक वेट करो, उसके बाद अपनी गाड़ी लो, तो आपका पैसा बचेगा। और प्री ऑन में दूसरी बात कहूंगा मैं भाई, डीलर कुछ भी कहे, क्योंकि वर्बल का कुछ नहीं होता, हर चीज़ रिटर्न में लो, गाड़ी के रिकॉर्ड निकलवाओ, अपना मैकेनिक लेके जाओ, कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। और सबसे पहली चीज़ भाई ये चेक कर लो, गाड़ी पे लोन नहीं होना चाहिए। लोन में बहुत लोग फंसते हैं, एक बार आपके नाम पे आ गई ना तो बहुत लोग फंसे। कोई ऐसा ब्रांड जो प्री ओन्ड में लेना ही नहीं चाहिए, जैसे फोक्सवैगन हो गया या कोई भी एक ब्रांड, अगर आपको लग रहा है कि यार इसकी रीसेल पे नहीं जाना चाहिए? फोर्ड पे मत जाओ, अभी रेनो पे मत जाओ, एक डैटसन करके ब्रांड है, उसकी गाड़ियाँ हैं मार्केट में, मत जाओ। और वॉल्क्सवैगन में जा सकते हो, गाड़ियाँ हैवी हैं उनकी। अगर थोड़ा ऊपर आए मर्सिडीज या BMW, उसमें कौन सी ले आदमी? भाई लग्जरी में ना 3 ब्रांड इंडिया में बहुत चलते हैं, BMW, ऑडी और मर्सिडीज। इन तीनों में किसी भी दिन उठा के पूछोगे मेरे से, मैं एक ही नाम बोलूंगा, मर्सिडीज। रीजन, सर्विस उसकी कम है, सर्विस कॉस्ट कम है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, होंडा सिटी तो हम सब लोगों के पास होगी आसपास, होंडा सिटी की जितनी एक सर्विस की कॉस्ट आती है ना, उतनी मर्सिडीज की कॉस्ट आती है, उसके आसपास आती है, अगर आप टाइम से करा रहे हो सर्विस। और दूसरी चीज, लोग कहते हैं कि यार बाहर से सर्विस करा लो मर्सिडीज की, मैं कहता हूँ मत कराओ। लग्जरी गाड़ी ले रहे हो भाई, सर्विस कंपनी से कराओ यार, सही बात। सही बता रहा हूँ, 5,000 का फर्क आएगा, बट कराओ। वो आपको गन पॉइंट पे नहीं रखेंगे कि भाई मैं ये काम करूंगा, वो आपसे पूछेंगे भाई कराना है नहीं कराना, तब आपसे पैसे लेंगे। इसमें में गाड़ी भी लंबी चलती है इंसान की, भाई खराबियां कब आती है। बिल्कुल, आप गाड़ी का साथ दोगे, गाड़ी आपका साथ देगी। बिल्कुल भाई थोड़ी ईवी गाड़ियों की बात करते हैं। अभी कौन सी बढ़िया ईवी गाड़ियां हैं जो आंख बंद करके ले लेनी चाहिए इंसान को? अगर 25 से 30 लाख का बजट है या कम भी है, तो कौन सा ऐसा ब्रांड है जिसमें आप आंख बंद करके जा सकते हो? क्योंकि बहुत नया है ईवी अभी इंडिया में। आँख बंद करके तो मैं किसी को नहीं बोलता ईवी लेने का, मैं तो रिकमेंड भी नहीं करता ईवी लो अभी। अच्छा, क्यों भाई? ईवी बहुत नहीं है, आप तैयार नहीं हो अभी, सब ईवी इसके लिए तैयार नहीं है। ईवी के लिए पता है ईवी किसको लेनी चाहिए? सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल ईवी उस इंसान के लिए है जो अपनी एक पेरीफेरी में घूम रहा है, एक डिस्टेंस है उसका कि इसी में घूमना है मेरे को, लेकिन बहुत ज़्यादा चलना है। मैं इसी जगह के अंदर बहुत ज़्यादा चलता हूँ, है ना। मान लो कोई फैक्ट्री है किसी की, फैक्ट्री से ऑफिस जाना है, ऑफिस से फैक्ट्री जाना, फिर किसी क्लाइंट मीटिंग में जाना है, लेकिन वो जाए NCR के अंदर ही जाए तो परफेक्ट है वो। अगर साल के अंदर, साल में कई लोग ऐसे 30-30 हज़ार किलोमीटर चला रहे थे, 40-40 हज़ार किलोमीटर चला रहे थे। अगर आप ऐसे हो ना तो आपके लिए तो परफेक्ट है ईवी, क्योंकि खर्चा बहुत कम हो जाएगा आपका। लेकिन वैसे ही टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं, है ना, उनके लिए भी सही है, क्योंकि क्या होता है कि उनकी गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है तो वो रिकवर कर लेते हैं अपनी कॉस्ट को। क्योंकि ईवी का जो खर्चा है, जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों का खर्चा है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है रनिंग कॉस्ट के अंदर। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हो जो सोच रहे हो भैया मैं तो मतलब मेरे जैसे आदमी हूँ, मैं क्या है, मैं कभी कभार वहाँ पे भी चल जाता हूँ, वीकेंड ट्रिप्स पे चले जाता हूँ, है ना। मेरा ऑफिस मेरे घर के पास है तो मैं बहुत ज़्यादा गाड़ी का यूज़ नहीं करता हूँ, या करता भी हूँ तो अगर मैं 9 to 5 वाला बंदा भी हूँ तो सुबह जा रात को आ रहा हूँ, गाड़ी बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है। हाँ। तो फिर उसमें क्या होगा कि फिर अगर आपकी गाड़ी इकलौती ऐसी गाड़ी जो हर काम कर रही है, फिर ईवी में दिक्कत आएगी, क्योंकि जब लंबा जाओगे ना जब आप लंबा जाओगे तो फिर आपको तो रेंज का मेजर फैक्टर है कि भाई रेंज का फैक्टर है। इसलिए फिर क्या होता है कि आपको सही मिल जाते हैं, जो चार्जिंग पोर्ट्स होते हैं मिल जाते हैं। कुछ चार्जिंग वालों के साथ क्या है कि वहाँ पे आपको वो क्या ज़्यादा पावर आउटपुट वाले नहीं मिलते हैं, है ना, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती बट आप है। जैसे कॉस्टिंग की बात कर रहे हो तो ईवी गाड़ी अभी महंगी भी तो बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ तभी तो कह रहा डबल द हूँ, रेट आ रही है। तभी नहीं डबल तो नहीं आ रही, जैसे डबल नहीं आ रही, 6-7 लाख का फ़र्क है महंगी गाड़ियों में, 5-6 लाख का ऑन एन एवरेज फ़र्क रहता है, तो वो कवर हो जाती है कॉस्ट अगर आप ज़्यादा चलाते हो। तभी मैं कह रहा हूँ ज़्यादा चलाओगे तो सेंस बनाएगी, डेफिनेटली सेंस बनाएगी। ये है भाई जैगुआर के बारे में भी आप बता रहे थे, जैगुआर की थोड़ी बात करते हैं। जैगुआर की तो हिस्ट्री ख़राब रही है शुरुआत से। जैगुआर के साथ क्या रहा है कि पहले रिलायबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू था उनके साथ, और ये तब से है रिलायबिलिटी का इशूज़ जब ये थी ब्रिटिश लेलैंड एक कॉरपोरेशन था यूके के अंदर, जिसमें बहुत सारे ब्रांड्स आते थे, ठीक है, एक जैगुआर भी था, वो भी आता था। तो जैगुआर के साथ दिक्कत क्या हुई कि वो उन्होंने क्वालिटी बहुत ज़्यादा सफ़र करी उस कॉरपोरेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर फोर्ड ने ले लिया जैगुआर को, फोर्ड ने अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी, ठीक है, फोर्ड ने ओन कर लिया, फोर्ड ने अपनी चीज़ें उनके ऊपर थोप दी। एक लग्जरी कार ब्रांड है तो उसको लग्जरी कार ब्रांड की तरीके से ऑपरेट करना चाहिए, लेकिन वो मास मार्केट कार ब्रांड है फोर्ड, और फोर्ड खुद भी कोई बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी के लिए जाना नहीं चाहता।
तो उन्होंने अपनी चीज़ें चलाई उसके ऊपर, जैगवार के ऊपर। फिर टाटा ग्रुप के पास आई, जब बिल्कुल ही वो पता लग गया है फोर्ड को कि भैया हम नहीं चला सकते लैंड रोवर जैगवार, उनकी जो क्वालिटी वो भी बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी फोर्ड के अंदर। फिर टाटा के अंदर आई, फिर रतन टाटा ने उन्होंने ना इसको जैगवार लैंड रोवर को अपने पर्सनल प्रोजेक्ट की तरीके से देखा, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत करी और इनकी दोनों की अपलिफ्टमेंट करी। अगर आप अभी लैंड रोवर देखोगे सॉर्टेड है, वो बढ़िया है वो। बढ़िया है, लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या थी कि लैंड रोवर बनाती थी एसयूवी और जैगवार बनाती थी सेडान्स। अब वहीं BMW देख लो, लैंड एसयूवी सेडान सब बना रही है, मर्सिडीज ऑडी सब बना रहे हैं, दोनों बना रहे हैं। लेकिन इन्होंने कैसे डिवाइड करा इन दोनों ब्रांड्स को कि ये बनाएगी एसयूवी और ये बनाएगी सेडान। पर उसकी भी तो कॉम्पैक्ट एसयूवी आती है। हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना, ये बनाएगी एसयूवी और ये बनाएगी सेडान। अब ये चाह रहे थे कि हमारा ब्रांड ऐसे ही चलेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सेडान्स की डिमांड ही खत्म हो गई। ठीक है, अब जैगवार के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गए, क्योंकि सिर्फ वो सेडान बना रहे थे, एक ऐसा सेगमेंट की गाड़ी बना रहे थे जहाँ जो सेगमेंट बहुत ज़्यादा बिक नहीं रहा है ना। अगर किसी कंपनी का CEO MD वगैरह वो भी अब SUVs ले रहे हैं, GLS ले लेते हैं, ज़्यादा पैसा है तो, या फिर इन्हीं की रेंज रोवर ले लेते हैं, तो उस वहाँ पे दिक्कत आई उनको। फिर क्या हुआ कि इसके बाद जो जैगवार है, फिर उन्होंने वो जो आप कह रहे थे कि उन्होंने छोटी छोटी SUVs बनानी स्टार्ट करी थी, हाँ। है ना, क्या नाम है, कूपे डिज़ाइन की। लेकिन थ्रू आउट दिस पीरियड जैगवार के साथ जो एक था ना, जैगवार पूरे लैंड रोवर JLR ग्रुप के साथ, कि रिलायबल उतनी ज़्यादा नहीं है, कॉम्प्लेक्स गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और रिलायबिलिटी उतना कंट्रोल नहीं है जितना जैसे बाकी जर्मन ब्रांड्स का रहता है, थोड़ा बेटर रहता है उनसे। वो भी ऐसा नहीं है कि BMW और मर्सिडीज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा रिलायबल, टोयोटा जैसी हैं, वो भी नहीं है उतनी। लेकिन उनसे भी थोड़ा सा अक्सर ये आता रहा है कि जैसे एक JD पावर करके है कोई, क्या नाम है, US के अंदर है शायद से ऑर्गेनाइजेशन, जो रैंकिंग देती है रिलायबिलिटी की, उन्होंने उतनी अच्छी रैंकिंग नहीं देती थी। अब मुझे नहीं पता, वो वैसे तो नाम तो ख़राब है ही और हमने देखा भी है कि रिलायबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन JD पावर ने दी उनको ख़राब रैंकिंग, लगातार ख़राब ही देते हैं, सबसे नीचे रखते हैं उनको, खासकर जैगवार को। तो उसकी वजह से एक जैगवार का नाम ख़राब हुआ। फिर ये क्या हुआ कि मार्केट बहुत कम हो गई जैगवार की। एक तो पहली सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि सेडान ओनली कंपनी है। दूसरी बात ये निकल के आई कि ये ज़्यादातर वो करती है, क्या नाम है, रिलायबिलिटी को लेके थोड़ा एक जो पार्ट्स भी बड़े महंगे आते थे। वो तो खैर चलो कोई भी कंपनी के आएंगे, लेकिन पार्ट्स वो होता है ना कि टेंशन फ्री हो बंदा, तो उसकी मार्केट ना धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा फिर से ख़राब हो गई। हाँ, टाटा के अंदर उठी थी वैसे, लेकिन फिर से हो गई। फिर इन्होंने सोचा अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लगातार जब से जैगवार बनी है तब से कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। मैंने वैसे बताया आपको, रोवर के साथ, फिर वो ब्रिटिश लेलैंड के साथ, फिर फोर्ड के साथ, फिर टाटा के साथ। टाटा ने मेहनत करी, फिर भी वही परिणाम, तो इन्होंने मार्केटिंग ही चेंज कर दी। और जो मार्केटिंग इन्होंने करी, वो जो पिंक वाली मार्केटिंग, पिंक कलर के जो पूरा हाँ, वो बहुत अजीब उसने तो आउटरीच कर दिया पूरा इंटरनेट पे। और रेड पीट ली। हाँ, एक सिंपल सा वो फॉन्ट वाला वो बना दिया, क्या नाम है, ऐसा लगने लगा कि ये कोई फैशन ब्रांड है, कोई कार ब्रांड नहीं है। हाँ। तो अभी भी वो फिगर आउट कर रहे हैं, अब वो शायद से बदल रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा आउटरीच हो गया था उसके ऊपर, और लोग ना अब उसको उस नज़रिए से नहीं देख रहे कि एक जो उसकी लेगेसी रही है, शेर बना होता था उसके ऊपर, सॉरी वो जैगवार बना होता था उसके ऊपर, उस तरीके की मस्कुलिन कार हुआ करती थी, इन्होंने V8 इंजन्स भी निकाले थे, तो उस नज़रिए से नहीं देख रहे। तो वो, और ये जा रहे हैं EV की तरफ, पूरी EV कंपनी बनना चाहते हैं। अभी जो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उससे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने आप को, क्योंकि मार्केट में स्टैंड आउट करना होता है ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक लग्जरी फैशन कार ब्रांड के तरीके से पोर्ट्रे करना चाह रहे थे। करेक्ट। और वो अभी उतना सही गया नहीं है भाई। कुछ लग्जरी कार ब्रांड है जो कुछ मॉडल ही निकालते हैं कि 10 निकाल दी अभी, जैसे कि शेल भी बहुत पुरानी कार है पर उसके बहुत ही कम मॉडल्स हैं, और भी जैसे कॉर्वेट हो गई, उसके भी बहुत कम मॉडल्स हैं। ऐसा क्यों करते हैं ब्रांड्स? उनके ना, देखो क्या होता है, जैसे मस्टैंग आती है, फिर मस्टैंग शेल्बी GT आती है। शेल्बी का तो फिर भी है कि काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं, वो इंडिया में कम है, US में तो कई हैं। कई ब्रांड्स होते हैं जो अपने स्पेशल एडिशंस निकालते हैं कार्स के, वो स्पेशल उनको रखना चाहते हैं, वो उनकी ज़्यादा सेल्स करवाना चाहते हैं, कि मैं उस पर ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करना चाहते हैं, कि वो होता है ना कि हमने आपको ये गाड़ी ऑलरेडी पॉपुलर है, महंगी है, लेकिन आप पे 4 पैसे ज़्यादा हैं, तो मैं आपको एक ऐसी गाड़ी दे रहा हूँ कि हम इसकी लिमिटेड गाड़ियाँ निकालेंगे और इसके लिए आप ज़्यादा पैसे दे दो, तो इससे कंपनी भी पैसा ज़्यादा बनाती है। अब वही वाली बात होगी, दुबई में चले जाओ, सभी के पास फेरारी है, तो एक बंदे के पास, अगर सभी के पास फेरारी है तो सभी के लिए वो होंडा सिटी टाइप होगी, सबके पास होंडा सिटी है, तो एक बंदे के पास अगर स्पेशल एडिशन फेरारी होगी कोई, है ना, स्पेसिफिक, तो वो है ना कि मेरे पास ये चीज़ है, तुम्हारे पास नहीं है, तुमसे अब थोड़ी सी वो हो गई है, क्या नाम है, तुम्हारे एक ग्रुप के बीच में थोड़ी सी अपग्रेडेड हो गए।
इस तरीके इसलिए निकालता हूँ, लिमिटेड निकालते हैं कि हमने 200 निकाले हैं, अब कोई ले ही नहीं सकता। पर भाई ऐसी कार्स ये आती क्यों नहीं इंडिया में, जैसे कॉर्वेट हो गई या डॉज वाइपर हो गई, वो भी बहुत बढ़िया गाड़ी इंडिया है। में यार अगर आप देखोगे ना, इंडिया के अंदर एक तो क्या है कि मार्केट नहीं है, तो डायरेक्ट इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो अगर वहाँ पे वो गाड़ी 50 लाख की बिक रही है तो यहाँ पर आते आते वैसे ही 1 करोड़ की हो जानी है, ठीक है। इंडिया के अंदर भी अगर आप देखोगे जो लग्जरी कार्स हैं, है ना, जो स्पोर्ट्स कार्स हैं उनकी मार्केट बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है। तो वो और वो भी इसलिए आ रखे हैं क्योंकि उनके पास एक्सेस है इस चीज़ का। अमेरिकन ब्रांड्स ने ना अपनी क्या फोर्ड भी नहीं चल पाया इंडिया के अंदर, हाँ। शेवी भी चली गई थी वक्त से पहले। तो कॉर्पोरेशंस और उस टाइम पे जब चले गए थे ना, तब हमारी मार्केट और भी ज़्यादा छोटी थी और भी कम एम्बिशियस लोग थे यहाँ पे, मतलब और पैसा भी कम था मार्केट के अंदर। अब हो सकता है अगर अभी वो होते, अच्छा कर रहे होते तो वो लेकर आते, लेकिन क्योंकि क्या वो उनको पता हम इससे पैसा तो कमा नहीं पाएंगे, है ना, पैसा नहीं कमा पाएंगे, तो फिर वो इसलिए भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। ऊपर से हमारी कोई बाकी गाड़ी भी नहीं है ऐसी यहाँ पर ज़्यादा जो बिक रही है जिससे हम पैसा बना रहे थे। भाई महिंद्रा थार अभी जो 5 डोर आई है उसके इनिशियली बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ थे, अब कुछ बेटर हुई है, अब तो रोड पे बहुत कॉमनली दिखने लगी है, पहले शायद वेटिंग बहुत थी। अभी क्या रिपोर्ट है थार की? थार का यार, थार वैसे गाड़ी बढ़िया है थार, लेकिन क्या है कि थार ना जो लोग ले रहे हैं, कुछ लोग जो उनमें से हैं, वो उसका थोड़ा सा गलत यूज़ कर रहे हैं। थार का एक फ़ीचर देखो, थार एक प्रॉपर ऑफ रोड कार है, ठीक है। थार में आता है, थार में ऐसे बम्पर्स दिए गए हैं कि भाई उनमें लगे ऑफ रोड करते टाइम तो वो निकल के गिर ना जाए, ठीक है। और उसकी हाइट भी ज़्यादा है, उसके क्या नाम है, बेंड ओवर एंगल ज़्यादा है ना। तो गाड़ी को इस तरीके से बनाया गया है कि किसी पत्थर वत्थर पे चढ़ते टाइम उसमें गाड़ी में चोट ना लगे ज़्यादा। तो उसमें जो आगे बम्पर आता है ना, गाड़ी का जो बम्पर आता है वो आपने देखा होगा कि वो लाइट्स से प्रोट्रूड करता है आगे की तरफ, ठीक है। अब वो फीचर ऑफ रोड के लिए था, लेकिन क्या होता है कि लोग जो इस तरीके के लोग होते हैं जो थोड़ा सा है ना गुंडई में रहते हैं, बाहुबली टाइप के लोग होते हैं, वो उसका जब अपनी पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए अक्सर आपने देखा होगा किसी बंदे को टक्कर मार दी, किसी बाइक में मार दी, किसी कार में मार दी और निकल गए, और उनका ना बम्पर गिर रहा ना उनको नुकसान हो रहा, वो उनको भी पता है कि हमारी गाड़ी में नुकसान नहीं होगा। तो वो एक फ़ीचर का, एक जो लेजिट फीचर था गाड़ी का, जिसके लिए वो जो ऑफ रोड में काम आने वाला था, वो उसको एक रैम करने के लिए कर रहे हैं यूज़, उसको दूसरे लोगों में टक्कर मार के धक्का देने के लिए, क्योंकि उनकी गाड़ी में कुछ हो नहीं रहा उससे। तो इस तरीके से जो एक गाड़ी के ऊपर टैग लग जाता है ना कि ये गाड़ी गुंडों की है, इस तरीके से जो आजकल टैग लग रहा है थार के ऊपर, वो तो पहले से ही है वैसे थार पे, पहले से अब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब न्यूज़ भी तो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा कोई गाड़ी गलत है, गाड़ी तो सब गाड़ी होती है, लेकिन लोग चलाने वाले अपना उसमें फ़ायदा ढूंढ लेते हैं कि हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर चलते चलते दिमाग में खुराफात आ जाती है यार मेरी गाड़ी को तो कुछ होगा नहीं। तो एक चीज़ है जिसकी वजह से गाड़ी का नाम ख़राब हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली लोग हैं। भाई वैसे जब कोई इंडियन थोड़े से पैसे कमा लेता है, वो थोड़े से लग्जरी ब्रांड्स की तरफ जाता है, तो सबसे पहले उसके माइंड में BMW मर्सिडीज़ ही आता है। ऑडी कंपैरेटिवली कम हो गया अब, तो इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए BMW या मर्सिडीज़, तो बेटर कौन सी है? देखो, अगर किसी को गाड़ी चलाने का शौक है, खुद से चाहिए कि भाई गाड़ी चले तो फील आए, तो वो BMW है। और कोई शॉफर ड्रिवन कार ढूंढ रहा है, पीछे बैठ के चलवानी है गाड़ी, आगे ड्राइवर से चलवानी है, तो मर्सिडीज़ है। मर्सिडीज़ के सस्पेंशन वगैरह उस हिसाब से हैं, क्रीचर कंफर्ट उस हिसाब से, सीट वगैरह की क्वालिटी, सीट तो चलो दोनों की अच्छी है, लेकिन एक सस्पेंशन को उस तरीके से रखा गया है। लेकिन अगर आप उसको चलाओगे तो आपको ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ऐसा स्पेशल फील नहीं होगा इन कंपैरिजन टू क्या नाम है BMW को हमेशा से ही ड्राइवर फोकस कार माना जाता है। तो गाड़ियाँ दोनों चाहिए वैसे तो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉफर ड्रिवन के लिए मेरे हिसाब से मर्सिडीज़ बेटर है, और खुद चलाने के लिए BMW हमेशा से रही है। ऑल राइट भाई, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके, और उम्मीद है जनता को भी काफ़ी कुछ जानने को नया मिला होगा आज हमारे पॉडकास्ट के थ्रू।